Every contract of pledge is a contract of bailment, but vice versa is not true. मतलब हर प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर हर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? अगर आप इस वेन डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हर प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हर गिरवी की संविदा, पेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उपनिदान की संविदा होती है, पर हर पेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सारे पेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। और हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, कुछ पेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि कुछ उपनिदान की संविदा गिरवी की संविदा होती है। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा आज का टॉपिक है बेलमेंट और प्लेज। बेलमेंट और प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इससे रिगार्डिंग सारे डाउट्स आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। So let's get started with our topic. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स डिलीवर करता है, और वो गुड्स की डिलीवरी का जो पर्पस होता है वो कुछ भी हो सकता है, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो उसके बाद जिस पर्सन को गुड्स की डिलीवरी की गई है उसकी ड्यूटी है कि वो उस गुड्स को रिटर्न करे उसी पर्सन को जिसने डिलीवरी की थी, या फिर जिसने डिलीवरी की थी वो पर्सन उसको जैसे भी डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्पोज करे। तो यही होता है हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पर्सन है, उसने बहुत सारे शीशम के पेड़ की लकड़ियां जो दूसरा पर्सन है बी उसको डिलीवर की, और शीशम की लकड़ियों को डिलीवर करने का उसका पर्पस ये था कि उन लकड़ियों से फर्नीचर बना दे बी, और फिर वो फर्नीचर बनाने के बाद बी वो फर्नीचर ए को रिटर्न करते हैं। तो यही है हमारा बिलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सर्टेन गुड्स की यानी कि कुछ सामान की डिलीवरी हुई है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ सामान की डिलीवरी की है, और वो डिलीवरी का स्पेसिफिक पर्पस है, कुछ भी पर्पस हो सकता है, और इस डिलीवरी का पर्पस है कि उस लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाए। और जैसे ही जो पर्पस है ये फुलफिल होगा उस कंडीशन में जिस पर्सन को गुड्स की डिलीवरी की गई है वो उस गुड्स को रिटर्न करेगा उसी पर्सन को जिसने डिलीवरी की है। या फिर इस केस में अगर ए जो उसने फर्नीचर बनाया है बी ने शीशम की लकड़ियों से, उसको डायरेक्शन दे कि जैसे ही आप फर्नीचर बनाएंगे आप फर्नीचर मुझे रिटर्न नहीं करेंगे बल्कि आप वो फर्नीचर सी को रिटर्न करेंगे। तो उस कंडीशन में ए की डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए बी ड्यूटी बाउंड है, और उसकी ड्यूटी है कि वो ए की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो फर्नीचर बनाने के बाद वो फर्नीचर सी को रिटर्न करे। तो यही होता है हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन नंबर 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ये बोला है प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट भी एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, जिसमें जो गुड्स यानी कि सामान बेल किया जाता है, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है। पर यहाँ जो पर्पस होता है वो सिर्फ दो पर्पस होते हैं, या फिर तो फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए, और उस टाइम पे ए ने अपने कुछ गहने बी के पास गिरवी रख दिए, ऑर्नामेंट्स बी के पास गिरवी रख दिए उधार का अमाउंट लेते हुए, इस पर्पस के साथ कि वो उस गहनों का एज अ सिक्योरिटी बना रहा था उस डेट अमाउंट की। इन कंडीशन अगर ए फ्यूचर में वो जो 5 लाख का अमाउंट है वो रीपे नहीं कर पाया बी को, यानी कि उसका उधार नहीं चुका पाया, तो उस कंडीशन तो बी के पास उस कंडीशन में ये राइट होगा कि वो उन गहनों का यूज करके आप जैसे भी उसकी विश हो अपना लोन अमाउंट रिकवर कर ले। तो यहाँ जो प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्पस है डिलीवरी ऑफ गुड्स का, यहाँ पे भी डिलीवर हुए हैं गुड्स और यहाँ पे गुड्स क्या है हमारे गहने, उसका पर्पस ये है कि जो लोन अमाउंट है उसके एज अ सिक्योरिटी वो गुड्स रखा गया है। तो अगर जो डिलीवरी ऑफ गुड्स का पर्पस है वो सिर्फ एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन अमाउंट या डेट का अमाउंट है,
उस कंडीशन में बिलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट। प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी ऑफ गुड्स के सिर्फ दो पर्पस के लिए होती है, या फिर तो एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेट अमाउंट, या फिर आपने कोई प्रॉमिस किया हो उस प्रॉमिस की फुलफिलमेंट की सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मुझे आप 10 टन अपनी दुकान से गेहूं दे दो और मैं आपके शाम के 5 बजे तक मैं हर हाल में आपका पैसा जो है उसको चुका दूंगा। पर जो ये है उसने बोला ऐसे में मैं कैसे विश्वास कर लूँ आपके ऊपर कि आप मुझे शाम तक सारी पेमेंट कर देंगे। उसके लिए आपको सिक्योरिटी रख दी थी, और उस कंडीशन में ए ने अपनी जो वॉच थी, बहुत एक्सपेंसिव वॉच, बी के पास एज सिक्योरिटी रख दी। तो इस कंडीशन में भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होगा। तो प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में जो डिलीवरी ऑफ गुड्स का पर्पस होता है वो स्पेसिफिक होता है, या फिर तो पेमेंट ऑफ डेट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। और जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पर्पस है डिलीवरी ऑफ गुड्स का वो कुछ भी हो सकता है। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होती हैं, यानी कि जो पर्सन गुड्स डिलीवर करता है और जिसको गुड्स डिलीवर करता है, जो गुड्स डिलीवर करता है उसको बोलते हैं बेलर, और जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते हैं उसको बोलते हैं बेली। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होती हैं उनको बोलते हैं बेलर एंड बेली। प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होती हैं, आपको पता है प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट भी एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में जो बेलर होता है उसको बोलते हैं पॉनर, और जो बेली होता है उसको बोलते हैं पॉनी। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में द बेली हैज अ राइट टू लाइन over the goods until the baler pays all the charges incurred for the service as provided by the bailey। जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो बेली है उसके पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को अपने पास रखे। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो बेली होता है उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को तब तक अपने पास रखे जब तक उसको गुड्स को बनाने की जो भी उसकी कॉस्ट है वो बेलर पे नहीं कर देता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बहुत सारी शीशम की लकड़ियां बी को दी फर्नीचर बनाने के लिए, बी ने उन लकड़ियों से फर्नीचर बना दिया। तो बी के पास राइट है कि वो उस फर्नीचर को अपने पास तब तक रखे जब तक उस फर्नीचर को बनाने का जो भी पैसा है ए उसको पे नहीं कर देता, यानी कि उसका सर्विस चार्ज जो भी है ए उसको पे नहीं कर देता। प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में द पॉनी हैज नॉट ओनली अ राइट टू रिटेन द गुड्स बट आल्सो हैज अ राइट टू सेल द गुड्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय द पॉनर। प्लेज के केस में जो पॉनी होता है, यानी कि ए और बी, प्लेज के केस में जो पॉनी होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो उस गुड्स को जो उसको डिलीवर किए गए हैं तब तक रखे, सिर्फ जब तक उसका पैसा जो पॉनर है वो पे नहीं कर देता। और उसके साथ साथ उसके पास ये भी राइट्स है, अगर उसका पैसा पॉनर पे नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में वो जो गुड्स उसके पास बेल किए गए हैं उसको वो बेच भी सकता है। यानी कि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे आपके पास सिर्फ ये राइट है कि आप गुड्स को अपने पास तब तक रखें और देना रिफ्यूज कर दें बेलर को जब तक वो आपकी पेमेंट नहीं करता। पर प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में पॉनी के पास ये राइट है, वो सिर्फ गुड्स को अपने पास रखे नहीं बल्कि अगर उसका पैसा उसको नहीं पे किया जा रहा है तो वो उस गुड्स को बेचने के बाद अपना पैसा उस गुड्स से रिकवर कर ले। पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में द बेली हैज अ राइट टू टेक केयर ऑफ द गुड्स पेड to him just like on goods as bailment arise even without contract। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो बेली है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उस गुड्स की जो उसको बेल किया गया है इस तरह से केयर करे जैसे कि वो उसका अपना सामान हो, अपना गुड हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को शीशम की लकड़ियां दी है बहुत सारी, तो अब बी की ड्यूटी है उन लकड़ियों को इस तरह से संभाल के रखो जब तक उसका पर्पस फुलफिलमेंट नहीं हो जाता। उस गुड्स को जो उसको डिलीवरी की गई है इस तरह से संभाल के रखे जैसे कि उसका अपना सामान हो। ऐसे नहीं कि लकड़ियां खुले में डाल दी या बारिश में डाल दी और वो खराब हो गई। उसको इसी तरह से प्रिजर्व करना है जैसे कि उसका अपना सामान होता तो वो उसको कैसे प्रिजर्व करता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो बिना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के भी अराइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पर्सन है और उसको रोड पे घूमते हुए एक डायमंड रिंग मिली। उसको नहीं पता ये डायमंड रिंग किसकी है, पर उसकी ड्यूटी है जब तक उस रिंग का ट्रू ऑनर नहीं मिल जाता उस सामान को इस तरह से संभाल के रखे जैसे कि वो सामान उसको पेमेंट के थ्रू डिलीवर किया गया है, यानी कि उसके और ए के और जो रिंग है उसके ट्रू ऑनर के बीच में पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली अराइज हो चुका है जब उसको ये रिंग मिली। इवन उन्होंने कोई एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट नहीं किया और हो सकता है कि वो उसके रिंग के ट्रू ऑनर को भी नहीं जानता हूँ।
फिर भी बिना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो चुका है। पर अगर हम प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तब अराइज होता है जब दो पार्टीज मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक्सप्रेसली। इम्प्लाइडली कोई भी प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होता। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट द डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस फॉर एनी पर्पस। जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो गुड्स एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो गुड्स डिलीवर करती है उसका कोई भी पर्पस हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। पर जो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो गुड्स की डिलीवरी होती है उसका पर्पस स्पेसिफिक होता है, या फिर तो एज अ सिक्योरिटी ऑफ दैट अमाउंट या फिर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस उसकी सिक्योरिटी, या कोई अपना प्रॉमिस परफॉर्म करोगे उसकी एज अ सिक्योरिटी के लिए, या फिर आपका कोई डेट अमाउंट ड्यू है उसकी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए जो गुड्स डिलीवर होते हैं। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसका एग्जांपल है आपने टेलर को जो क्लॉथ है वो दिया है स्टिच करने के लिए कि वो उसको स्टिच करके उससे एक गाउन बना दे। और प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है ए ने अपने सोने के गहने यानी कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिया एज अ सिक्योरिटी, जो उसने बी से लोन लिया था उसके लिए एज अ सिक्योरिटी उसने अपने सोने के आभूषण यानी कि गोल्डन ऑर्नामेंट्स गिरवी रखी है। तो आई होप आपका बेलमेंट और प्लेज से रिलेटेड जो भी डाउट था ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज वीडियो लेक्चर। इसी के साथ स्टे ट्यून टू लॉ विद लॉ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।